हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो जो हमारी एमसीक्यू की सीरीज चल रही है उसमें सेकंड वीडियो है और आज हम देखने वाले हैं वही 1 से 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सीरीज के अनुसार हम आगे चलेंगे। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है भी अपना जो सेशन है इसको ऑफलाइन की तरह बनाना है। ऑनलाइन तो रहेगा पर ऑफलाइन की तरह, ऐसे जैसे आपकी अटेंडेंस मेरे पास आनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही आप क्लास खोलो तो आप मेरे को प्रेजेंट लिख के भेजो, तो मैं देखूंगा अभी कब किसने ये क्लास किस टाइम देखी है। ठीक है, तो आप प्रेजेंट लिख के ज़रूर भेजना और मैं आपके प्रेजेंट को टिक भी करूंगा। तो दोस्तों अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। निम्न में से कौन सी मनोविज्ञान की शाखा नहीं है? तो मनोविज्ञान की शाखाएं होती है और हमारे सिलेबस में भी ये है मनोविज्ञान की शाखाएं। तो मनोविज्ञान की कुछ शाखाएं हैं, जैसे इस प्रकार से ये देखिए, ये मनोविज्ञान की क्या है शाखाएं हैं। सामान्य, विकासात्मक, सामाजिक, शिक्षण, ऐसे सारी है। और उसमें से खेल मनोविज्ञान भी मनोविज्ञान की एक शाखा है। तो खेल मनोविज्ञान की ये शाखा है, इनमें से कौन सी शाखा नहीं है ये हमें देखना है। नहीं पूछा गया है तो नहीं है, तो इसमें ज्यामितीय मनोविज्ञान है, ये मनोविज्ञान की शाखा में नहीं आता है। आगे चलते हैं। उपलब्धि प्रेरणा यानी अचीवमेंट मोटिवेशन की संकल्पना किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी? उपलब्धि प्रेरणा की जो संकल्पना है वो किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी? तो उपलब्धि प्रेरणा क्या होती है? तो जब व्यक्ति, लिखो, जब व्यक्ति किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो और ये एक क्या है, आंतरिक शक्ति है। तो ये संकल्पना है, ये किसने दी थी? उपलब्धि प्रेरणा। तो ये दी थी डेविड सी मैक्लेलैंड ने। ठीक है, तो बी नंबर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। सोशल फैसिलिटेशन सिद्धांत के अनुसार खेलों में किस स्थिति में प्रदर्शन बेहतर होता है? सोशल फैसिलिटेशन का अर्थ होता है सामाजिक रूप से सहायक, सामाजिक, और फैसिलिटेशन का अर्थ होता है सहायक। तो इस सिद्धांत के अनुसार खेलों में किस स्थिति में प्रदर्शन बेहतर होता है? इसमें क्या होता है अभी, जब भी जो समाज के लोग हैं वो हमें सहायता प्रदान करते हैं, तो जब गेम चल रहा होता है, जब दर्शक क्या उपस्थित होते हैं ना, तब ये सोशल फैसिलिटेशन गेम में वर्क करता है। ठीक है, गेम में किस तरीके से वर्क करता है? जब दर्शक खिलाड़ी को देख रहे होते हैं तब खिलाड़ी का प्रदर्शन क्या होता है, अप हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है सोशल फैसिलिटेशन सिद्धांत का खेल में प्रयोग। अगला है स्व प्रभाविता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? स्व प्रभाविता, सेल्फ इफिशियंसी, तो ये सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था आपको बताना है। आप नोट भी करते जाइए भी आपके कौन से क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और इसके साथ जो इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ उसको नोट भी कीजिए आप, फिर उसका रिवीजन भी कीजिए। तो ये दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने। ठीक है, बंडूरा। सेल्फ इफिशियंसी मतलब स्वप्रभाविता, खुद से प्रभावित होना, खुद से प्रभावित होना कि वह किसी कार्य को कर सकता है। ठीक है, किसी कार्य को कर सकता है, यह सिद्धांत होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक खिलाड़ी, अब ये सिचुएशन के आधार पे क्वेश्चन है, साइकोलॉजी में ऐसे प्रश्न अपने पेपर में पूछे जाते हैं। एक खिलाड़ी बार बार हार रहा है और अब उसने अभ्यास करना बंद कर दिया क्योंकि उसे लगता है कि उसका प्रयास व्यर्थ है। यह किस मनोवैज्ञानिक स्थिति को दर्शाता है? तो इसमें बताया गया अभी एक खिलाड़ी है, वो बार बार हार रहा है और उसको लगने लग गया है अभी उसका प्रयास है वो क्या है, व्यर्थ है। तो ये उसकी कौन सी साइकोलॉजिकल कंडीशन है? तो प्रेरणा की अधिकता नहीं हो सकता, आत्म प्रभाविता, सेल्फ इफिशियंसी जो अपने पीछे देखा था ये भी नहीं है, तो अब इन दोनों में से है। तो जब कोई व्यक्ति होता है वो बार बार ऐसे उसको लगता है, बार बार हारता है। ठीक है, बार बार जब हारता है तो उसके मन में क्या हो जाता है, अभी एक ऐसी शंका पैदा हो जाती है, अभी वो इसे नहीं कर सकता,
इसे नहीं कर सकता, वो इस बात को क्या कर लेता है, नहीं कर सकता, इस बात को मान लेता है, मान लेता है। तो ये होता है सीखा हुआ लाचारपन। ऑप्शन नंबर सी राइट, इसे क्या कहते हैं, सीखा हुआ लाचारपन। अगला है, आपका सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अभ्यास के दौरान बहुत अच्छा करता है लेकिन भीड़ के सामने मैच में नर्वस हो जाता है और प्रदर्शन गिर जाता है, यह किस सिद्धांत से जुड़ा है। तो जब उसके सामने मतलब भीड़ आती है, भीड़ आती है तो भीड़ से अंदाजा लगा लीजिए सामाजिक बाधा, तो सामाजिक बाधा के कारण वो उसका प्रदर्शन है वो डाउन हो जाता है। अगला है, साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है। साइकोलॉजी शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है, ये अपने को बताना है। तो साइकोलॉजी शब्द है, पहले इसको समझते हैं, साइकोलॉजी शब्द का अर्थ क्या होता है। साइकी प्लस लोजोस, ये होता है साइकोलॉजी। तो इसमें साइकी का अर्थ क्या होता है और लोजोस का अर्थ क्या होता है। तो साइकी का अर्थ होता है आत्मा या सोल, और लोजोस का अर्थ होता है स्टडी या फिर टॉक, जिसे हम क्या कह सकते हैं, अध्ययन या बातचीत, अध्ययन या बातचीत। तो फिर साइकोलॉजी का अर्थ क्या हुआ, आत्मा, साइकी का अर्थ क्या हुआ, आत्मा। और ये किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, और लैटिन को यूनानी भाषा कहते हैं, यूनानी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सॉरी लैटिन नहीं, सॉरी, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का, और इसे यूनानी भाषा भी कहते हैं, यूनानी। ऑप्शन नंबर बी राइट, ठीक है। तो किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द। आगे चलते हैं, साइकी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। साइकी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आपने देखा था पीछे, आत्मा। साइकी क्या होती है, आत्मा, साइकी प्लस लोजोस, इसको याद रखते हैं। व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है। व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है, ये हमें बताना है। तो इसकी स्टोरी में बताता हूँ आपको। सबसे पहले जो अपना मनोविज्ञान है वो क्या था, आत्मा का अध्ययन था। किसका अध्ययन था, आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन था। और उसके बाद में साइकोलॉजी क्या हो गया, मन का अध्ययन। फिर माना जाने लगा आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है, ये क्या है, मन का अध्ययन है, मन का अध्ययन हो गया। फिर ऐसे माना गया भी ये क्या है, चेतना का अध्ययन है, मन जैसी कोई चीज नहीं है, मन है तो कितने हैं, ऐसे सवाल उठे। और फिर ये हो गया चेतना का अध्ययन। चेतना के अध्ययन के बाद में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये क्या है, व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। तो इस तरीके से जो साइकोलॉजी है इसके अर्थ बदलते रहे। तो इसमें अंतिम में जो आता है व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन, ये बताया था किसने, वाटसन ने, वाटसन ने बताया था। और इन्हें ही व्यवहारवाद का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है, व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसमें आपको ये याद रखना है, सबसे पहले साइकोलॉजी क्या था, आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, फिर मन का, फिर चेतना का, फिर व्यवहार का अध्ययन हो गया। और इसमें एक महत्वपूर्ण परिभाषा भी चलती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले ये प्रश्न करते हैं, फिर एक परिभाषा अपने देखेंगे। निम्न में से कौन सा उदाहरण उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच संबंध को सही रूप से दर्शाता है। तो इसमें देखिए, उद्दीपन और अनुक्रिया दो शब्द हैं, उद्दीपन फिर अनुक्रिया, तो इनके बीच संबंध को दर्शाने वाला उदाहरण कौन सा है, ठीक है, उदाहरण अपने से पूछा गया है। तो उद्दीपन क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं उद्दीपन क्या होता है। उद्दीपन जिसे कहते हैं स्टिमुलस, ठीक है। उद्दीपन वह कारक होता है जिससे उत्तेजना पैदा होती है, ठीक है, उत्तेजना, संकेत या कारक, ठीक है, संकेत या कारक, जिससे उत्तेजना पैदा होती है। उदाहरण भी देखेंगे, नहीं समझ आ रहा तो पैदा होती है।
जैसे मान लीजिए भी आपके क्या बेल बजती है, बेल बजना, या फिर अपने मान सकते हैं कोई आवाज़ आना, जोर से आवाज़ आई, तो वो क्या है, उद्दीपन है। फिर उसके बाद में जैसे बेल बजती है तो फिर अपने जाते हैं ना, चेक करते हैं कौन है, तो ये उद्दीपन के बाद में अनुक्रिया होती है, ठीक है। फिर उत्तेजना होती है, ठीक है। जैसे आवाज़ आती है, आवाज़ क्या है, उद्दीपन, एक स्टिमुलस है, फिर उसके बाद में हमारे प्रतिक्रिया होती है या फिर उत्तेजना होती है, तो ये होता है उद्दीपन, स्टिमुलस। उद्दीपन के बाद में क्या होती है, हम जो एक्शन लेते हैं, अनुक्रिया करते हैं। तो उद्दीपन हो गया, स्टिमुलस, फिर उसके बाद में अनुक्रिया या अपने कोई रिस्पॉन्स देते हैं। अनुक्रिया के लिए रिस्पॉन्स शब्द आप यूज कीजिएगा, आसानी से समझ में आएगा। तो इनका उदाहरण बताना है। उद्दीपन मैंने आपको बता दिया भी, जैसे कोई बेल का बजना या फिर कोई ऐसा संकेत जिससे हमारे अंदर उत्तेजना आ जाती है या फिर हम एक्शन लेने की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टिमुलस इसमें देखना है, जैसे इसमें आ गया तेज आवाज़ सुनना, ये एक स्टिमुलस है, और उसके बाद में चौंक कर पीछे मुड़ना, ये रिस्पॉन्स होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो राइट होगा, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। अब आगे हम देखते हैं, जो मैंने कहा था एक परिभाषा में आपको बताऊंगा, अर्थयात्रा परिभाषा उसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करना इसको जरूर नोट करना, क्योंकि अब की बार संभावना है इसके आने की। अर्थयात्रा परिभाषा, इसमें अर्थयात्रा परिभाषा क्या कहती है। ये सबसे पहले देखो, ये परिभाषा किसने दी थी, वुडवर्थ ने दी थी। इसके अकॉर्डिंग क्या है, लिखो, मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा, फिर मन और फिर चेतना का त्याग किया। और अब वह व्यवहार के स्वरूप को अपनाता है। तो इसमें वो क्या बताना चाहते हैं वुडवर्थ भी, सर्वप्रथम जो साइकोलॉजी क्या थी, आत्मा का अध्ययन। सर्वप्रथम साइकोलॉजी क्या थी, आत्मा का अध्ययन। सर्वप्रथम साइकोलॉजी है वो थी आत्मा का अध्ययन, ठीक है। उसके बाद में साइकोलॉजी हो गया मन का अध्ययन या विज्ञान, ठीक है। मन के बाद में आ गई चेतना का अध्ययन, और चेतना के बाद में अब वर्तमान में वो क्या हो गया, व्यवहार का अध्ययन हो गया, ठीक है। क्या हो गया, व्यवहार का अध्ययन। तो इस तरीके से ये अर्थ के रूप में बदलता गया। इसको आप लिख भी लीजिए एक बार और। सबसे पहले आत्मा के बाद में मन के बाद में चेतना, और चेतना के बाद में वर्तमान में क्या चल रहा है, व्यवहार। ये इस तरीके से साइकोलॉजी के अर्थ है वो बदलते गए थे। यह है अर्थयात्रा परिभाषा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को सेव कर लेना और एक बार और भी देख लेना, और अगले दिन वीडियो आ जाएगी। और आपके वीडियो का टाइम होने वाला है वो है सुबह 6 बजे, ठीक है। अब ये नोट कर लेना, अब रेगुलरिटी से अपने चलेंगे। सुबह 6 बजे वीडियो आपके पास आ जाएगी, और 6 से 7 बजे के बीच में आप अटेंडेंस भेजोगे, लेट नहीं होना है, ठीक है। डेली जुड़ना है इस चीज़ से। सुबह जल्दी 6 बजे उठ जाया करो, कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे उठ जाता था, तो आप 6 बजे तो आराम से उठ सकते हो। तो 6 बजे उठो, फिर क्लास देखो, क्लास देख के प्रेजेंट मेरे को भेजो, कमेंट में लिखो प्रेजेंट, फिर मैं क्या है आपको टिक कर दूंगा, मैं देख लूँगा अभी प्रेजेंट है कि नहीं। और इसके बाद में जो बाद में प्रेजेंट भेजेंगे ना, उसका टिक नहीं होगा, जिसका टिक होगा वही प्रेजेंट होंगे क्लास में, ठीक है। और इसी तरीके से आगे तैयारी करते रहना है आपको। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।